चलो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल में वो होगा मेमोरीज। बेसिकली मेमोरीज क्या होती है? जैसे कि हमारा एक ह्यूमन ब्रेन होता है जो सब इंफॉर्मेशन को टेम्पररी और परमानेंट लेवल पे स्टोर करता है। टेम्पररी और परमानेंट मतलब कि क्या? अब ये चीज़ नहीं आई। दिमाग है वो तो सभी इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होता ही है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे दिमाग में भी कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो टेम्पररी बेस पे होती है। जैसे कि मान लो कि आप अभी घर के काम कुछ कर रहे हो, मम्मी की हेल्प कर रहे हो, और मान लो दूध जो हमारा होता है वो उसे उबाल रहे हो। सडनली आपका किसी फ्रेंड का फोन आया और आप उसके साथ बात कर रहे हो और भूल गए कि आपका जो गैस था वो ऑन था और उस पर दूध उबल रहा है, और क्या हुआ? दूध पूरा निकल जाएगा, आपका जो वेसल होगा उसमें से। तो वो जो गैप आया ना उसे आप कह सकते हैं टेम्पररी मेमोरी। आप भूल गए, सडनली आपको वापस याद आता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारा ब्रेन है उस तरह से जो हमारा डिजाइन किया गया है बाय गॉड, ठीक है, भगवान, अल्लाह, जो कुछ भी आप बोलते हो, तो उस तरह से डिजाइन किया गया है। लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो वैसी नहीं होती है। कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है विदाउट मेमोरी वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसको मेमोरी चाहिए चाहिए और चाहिए। आप छोटे से छोटा टास्क करवा लो या फिर बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क करवा लो, वो होता है थ्रू मेमोरी। नो डाउट प्रोसेसर उसे परफॉर्म करता है, लेकिन होता है थ्रू मेमोरी। मतलब कि आप 2+5 तो करते हैं, लेकिन प्रोसेसर के पास 2+5 डायरेक्टली नहीं होता जाता है, वो पहले आता है मेमोरी के पास। बाद में प्रोसेसर उसमें से रीड करके उसकी जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन होती है उसे फॉलो करता है। इंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या आपने कहा, क्या क्या एडिशन करने को, तो वो बाद में एडिशन करता है। बाद में उसका जो कुछ भी रिजल्ट होता है वो मेमोरी को देता है। और हमारा जो कंट्रोलर होता है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज चिपसेट, इनपुट को प्रोसेसर के करीब के जो कुछ भी होते हैं वो नॉर्थ ब्रिज आप कह सकते हो, और नीचे का जो सेक्शन है वो साउथ ब्रिज आप कह सकते हो। वो कंट्रोलर चिपसेट की मदद से हमारे आउटपुट डिवाइस को हमारा जो कुछ भी आउटपुट है वो प्रोसेसर दिखा देगा। लेकिन किसके थ्रू दिखाएगा? वाया मेमोरी। जो आउटपुट आएगा उसका जो कुछ भी रिजल्ट होगा वो कहाँ पे होगा? मेमोरी के पास होगा। अब बेसिकली पूरी सिस्टम में दो टाइप्स की मेमोरी आती है, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो कैश मेमोरी होती है हमारी, मतलब कि एक्चुअल रैम और प्रोसेसर की जो प्राइवेट मेमोरी होती है उसे बोलते हैं हम कैश मेमोरी। इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब कि क्या? प्रीवियस वीडियो में मैंने अभी बोला था कि हमारा मदरबोर्ड जब भी डिजाइन किया होगा उसमें जो कुछ भी बायोस की कुछ इंस्ट्रक्शन होती है, सेटिंग्स होती है, वो जो स्टोर की गई होती है, डेट एंड टाइम जो होता है वो सभी जगह पे क्या स्टोर होता है। उस जगह को क्या हम बोल सकते हैं? रोम, बायोस, एक ही चीज है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब बेसिकली दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, सबसे बड़ा, एक ही सेंटेंस में उसे आप समझ सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी जो कुछ भी होती है टेम्पररी मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंट होती है। अब टेम्पररी का जो एक लाइफ स्पान होता है, मतलब कि टेम्पररी मतलब कि कितनी मिनट तक, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 1 दिन तक टाइम लाइफ स्पान होता है ना, वो कितना? जहां तक उस मेमोरी को इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो डेटा को स्टोर करके रखेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। नॉन वोलेटाइल में क्या होता है? उसको इलेक्ट्रिसिटी की कंपल्सन नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो फिर ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो भी ठीक है, उसमें से जो डेटा स्टोर किया जाता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। रोम को आप ये भी कह सकते हैं हमारी सभी स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आप पॉकेट में लेके घूमते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी क्या उसको मिलती है? नहीं मिलती है, तब भी डेटा स्टोर होता है। अब दोनों में और डिफरेंस क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि टेम्पररी में अगर हम बोले तो चलो इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन उसकी भी एक स्टोरेज कैपेसिटी की लिमिटेशंस आती है ना, मतलब कि कितना डेटा वो स्टोर करता है टेम्पररी बेस पे। और परमानेंट में भी अगर हम बात करें तो कितना वो डेटा स्टोर कर सकता है, उसकी भी कुछ लिमिट आती है ना, डिपेंडिंग ऑन द रैम एंड डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड डिस्क, बट ऑब्वियस है। अब दूसरी चीज जो वोलेटाइल मेमोरी में आती है वो क्या आती है? मतलब कि आपने कुछ एप्लीकेशन ओपन करके रखी है, उसमें कुछ टाइप आउट कर रहे हैं, या फिर सॉन्ग
आप किसी भी म्यूजिक प्लेयर में सुन रहे तो वो जो कुछ भी सॉन्ग है वो आपकी रैम में स्टोर्ड है। आपने सिस्टम को शट डाउन नहीं किया, पावर सप्लाई भी अवेलेबल है, लेकिन वो म्यूजिक प्लेयर आपने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, उस रैम में से आपका जो कुछ भी डेटा स्टोर्ड हुआ था रिलेटेड टू दैट म्यूजिक प्लेयर और दैट सॉन्ग वो रिमूव हो जाएगा। मतलब कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना वो काफ़ी कम होती है। वो तो आपको मालूम ही है, कहाँ पे आपका 4 GB का रैम का मॉड्यूल और कहाँ पे 8 GB का रैम का मॉड्यूल और कंपेयर टू योर हार्ड डिस्क 1 TB हार्ड डिस्क, डिफरेंस आप समझ सकते हो ना। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या फिर नेक्स्ट टास्क के लिए वोलेटाइल मेमोरी हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना ऑटोमेटिकली फ्री करती रहती है कि ये चीज़ आपने क्लोज कर दी, रैम में से निकाल दो, ये चीज़ ओपन हुई रैम में ले लो, ये चीज़ स्टार्ट क्लोज हो गई रैम में से निकाल दो। अब रैम में लेना और रैम में निकालना, रैम में लेना और रैम में से निकालना, ऐसा क्यों भाई, ये क्यों ज़रूरी है? अब ये ज़रूरी है क्योंकि कंपेयर टू वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हमारी वोलेटाइल मेमोरी का जो रीड राइट स्पीड होता है वो काफ़ी हाई होता है। हमारा प्रोसेसर जब भी कुछ भी टास्क परफॉर्म करता है वो हाई स्पीड पे ऑलवेज प्रीफर करता है वो परफॉर्म करे। हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की जो रीड राइट स्पीड होती है, डेटा प्रोवाइड करना फिर डेटा वापस रीड करके हमारी परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करना, वो उसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू वोलेटाइल। तो इसलिए हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज ये प्रीफर करती है कि जो हमारा एक्टिव टास्क होता है, हमारी एक्टिव प्रोसेस या फिर एक्टिव एप्लीकेशन होती है वो रैम में स्टोर हो। सेकेंडली उसकी कॉस्ट पर यूनिट भी हाई होगी क्योंकि वो तो आपको एक अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप 4 GB की रैम परचेस करो और 1 TB की हार्ड डिस्क परचेस करो, प्राइस डिफरेंस आपको दिखेगा ही। हार्ड डिस्क आपकी 500 GB में से 1 TB कर दो या फिर 1 TB की 2 हार्ड डिस्क लगा दो, 4 SATA पोर्ट तो आसानी से आपको मिलती है सभी में, तो 4 TB की हार्ड डिस्क कर दो 1 TB की। लेकिन जितनी भी आप हार्ड डिस्क, जितनी भी आप रैम लगाओगे उसमें आपको परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन 4 GB रैम का आपका मल्टीप्लाई करके एक एडिशनल स्लॉट लगा के आपने 8 GB कर डाला तो आपको इमीडिएटली आपको सिस्टम में परफॉर्मेंस इम्पैक्ट दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो रैम में से निकालना, रैम में से ऐड करना, रैम में से निकालना, वो जो था ना वो कम हो गया क्योंकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब मान लो कि आपने एक म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट किया, सॉन्ग लिसन कर रहे थे, क्लोज कर दिया, ब्राउजर स्टार्ट किया, रैम में वो ब्राउजर आ गया, वेबसाइट को ब्राउज किया, क्लोज कर दिया। अब वापस से जब वो म्यूजिक प्लेयर ओपन करोगे तो शायद वो ऑपरेटिंग सिस्टम में से नहीं निकला हो, रैम में से, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो रैम में से नहीं निकाला हो क्योंकि अब उसके पास एडिशनल स्पेस थी फॉर द ब्राउजर। तो क्या होगा, आपका जो म्यूजिक प्लेयर स्टार्ट करने का जो प्रोसेस था, हार्ड डिस्क में से म्यूजिक प्लेयर की इंफॉर्मेशन को लाओ, रैम में स्टोर करो, बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से उसको स्टार्ट करके स्क्रीन पे दिखाओ, वो टाइम कम हो गया। रैम में ऑलरेडी था, डायरेक्ट बेस वो स्क्रीन पे आ गया। आपने कहीं ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो में वो भी देखा होगा कि रिसेंट एप्लीकेशन को बार बार आप मत क्लोज करो। हाँ, कोई एप्लीकेशन अगर है जो पूरे दिन में 1-2 बार ही यूज करते हो एंड्रॉयड मोबाइल या फिर आईफोन मोबाइल में से, उसे रिसेंट एप्लीकेशन में से अगर आप रिमूव करो तो कर दो, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप दिन में जो कोई भी एप्लीकेशन होती है जैसे कि व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम 15-20 बार अगर उसे आप यूज कर रहे हो तो उसे रिसेंट एप्लीकेशन में से रिमूव मत करो। ऐसा कई वीडियो में आपने देखा होगा, बस उसी यही रीजन है उसका। क्या बार बार जब व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपका मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है उसको एक आप ओवरलोड करते हो कि आपकी जो परमानेंट स्टोरेज होती है मोबाइल की उसमें से लाके उसको आपकी मोबाइल की रैम में स्टोर करना पड़ता है, जो 4 GB या फिर 8 GB जो कुछ भी होती है, और बाद में आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। अगर वो पहले से ही रैम में होगी तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो लॉन्ग होगा, मतलब कि उसका वर्कलोड कम होगा तो उसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा फ़ोन स्लो हो गया है। और आप कह सकते हो कि मेमोरी स्लॉट में वो लग सकती है और उसका क्या बोलते हैं स्लॉट आता है मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क का और SSD का उसमें आपको लगाना पड़ता है। तो ये बस बेसिक डिफरेंस था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का। और टाइप्स ऑफ वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी काफ़ी सारी है, वो आगे के वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बस आज का इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर
जरूर करना। और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं।